2006 कैलिफोर्निया। एक आदमी टेड के स्टेज पर खड़ा है। उस वक्त तक उसकी किताब करोड़ों लोगों के घरों में पहुंच चुकी है। किताब का विषय है पर्पस, जीवन का उद्देश्य। और माइक के सामने वो जो सबसे बड़ी बात कहता है वो ये नहीं है कि उसने दुनिया को पर्पस सिखा दिया। वो ये कहता है कि किताब की बेतहाशा कामयाबी के बाद उसे खुद अपने पर्पस का क्राइसिस हुआ। एक सेकंड रुककर इस बात को ठीक से पकड़िए। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्पस की किताब लिखने वाले इंसान को किताब लिखने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद यहां किस लिए है। तो सवाल ये है, गड़बड़ किताब में थी या हम सब पर्पस को जिस तरीके से ढूंढते हैं उस तरीके में? मैं विकास हूं। लिसन आईक्यू पर हम किताब को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उसके दावों को एविडेंस के सामने रखकर देखते हैं कि कौन सा हिस्सा टिकता है और कौन सा नहीं। और आज जो किताब टेबल पर है वो शायद इस चैनल की अब तक की सबसे नाजुक किताब है। रिक वॉरेन की द पर्पस ड्रिवन लाइफ। एक बात शुरू में ही साफ कर देता हूं, ये खुलकर एक क्रिश्चियन किताब है। इसका पूरा ढांचा ईसाई आस्था पर खड़ा है। मैं यहां किसी की आस्था बदलने नहीं आया और ना ही किसी की आस्था को छोटा दिखाने। हम एक आइडिया को एग्जामिन कर रहे हैं कि पर्पस आता कहां से है। अगर आप आस्तिक हैं, इस वीडियो से आपकी आस्था को कोई खतरा नहीं। और अगर आप नहीं हैं, तो भी इस किताब के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म छुपा हुआ है जो शायद आपके बहुत काम आ जाए। तो पहले ये देखते हैं कि किताब कहती क्या है। 2002 में छपी ये किताब असल में एक 40 दिन का प्रोग्राम है, रोज एक चैप्टर। पब्लिशर्स वीकली के मुताबिक ये पब्लिशिंग के इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉन फिक्शन हार्डबैक बनी। 3 करोड़ से ऊपर कॉपीज, 50 से ज्यादा भाषाएं। और किताब की सबसे पहली लाइन ही उसका पूरा तर्क है, ये आपके बारे में नहीं है। वॉरेन का आर्ग्यूमेंट सीधा है, आप अपने अंदर झांक कर अपना पर्पस नहीं बना सकते, क्योंकि बनाने वाले ने वो पहले से तय कर रखा है। इंसान का काम उसे खोजना है, गढ़ना नहीं। और फिर वो 5 पर्पसेस गिनाते हैं: आराधना, कम्युनिटी का हिस्सा बनना, चरित्र में बदलाव, दूसरों की सेवा और मिशन। अब यहां एक डिटेल पर ध्यान दीजिए। इन 5 में से 2, सेवा और मिशन, पूरी तरह अपने से बाहर दूसरों की तरफ मुड़े हुए हैं। ये डिटेल याद रखिएगा। थोड़ी देर में यही डिटेल इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाली है। अब पहला सवाल जो किसी भी ऑनेस्ट रिव्यू में पूछा जाना चाहिए, क्या पर्पस सच में कोई फर्क डालता है या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द है? यहां किताब के पक्ष में एक मजबूत बात है। 2016 में साइकोसोमैटिक मेडिसिन नाम की जर्नल में एक मेटा एनालिसिस छपी, कोहेन, बाविशी और रोजैंस्की की। इन्होंने कई अलग अलग स्टडीज को एक साथ जोड़कर देखा। जिन लोगों में पर्पस का एहसास ज्यादा था, उनमें आगे चलकर मौत का और दिल की बीमारियों का रिस्क कम पाया गया, लगभग 20% तक कम। ये कोई मोटिवेशनल दावा नहीं है, ये हजारों लोगों को सालों तक फॉलो करने के बाद निकला हुआ पैटर्न है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि पर्पस एक दवा है। ये स्टडीज कॉरिलेशन दिखाती हैं, कॉज नहीं। और रिसर्चर्स खुद इस दिक्कत को खुलकर लिखते हैं। हो सकता है कम पर्पस सेहत बिगाड़ता हो, लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि सेहत बिगड़ने की वजह से पर्पस का एहसास खत्म होता हो। जब शरीर टूट रहा हो तो जिंदगी बेमकसद लगने लगती है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। तो ईमानदार निष्कर्ष ये हुआ, पर्पस एक असली चीज है, नकली नहीं। लेकिन पर्पस ढूंढ लो और उम्र बढ़ा लो, इतना सीधा दावा एविडेंस नहीं करता। और यहीं से इस वीडियो का असली मोड़ शुरू होता है। क्योंकि अगर पर्पस इतनी कीमती चीज है, तो अगला सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, ये मिलता कैसे है? किताब का जवाब है, ढूंढो। 40 दिन, रोज एक चैप्टर, और अंत में आपको पता चल जाएगा कि आप यहां क्यों हैं। और ठीक इसी जगह पर साइकोलॉजी की रिसर्च किताब से अलग रास्ता पकड़ लेती है। माइकल स्टेगर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने मीनिंग को 2 हिस्सों में बांटा। पहला, प्रेजेंस ऑफ मीनिंग, यानी ये एहसास कि मेरी जिंदगी में मतलब है।
और दूसरा सर्च फॉर मीनिंग, यानी मतलब ढूंढने की कोशिश। हम सब मानकर चलते हैं कि दूसरा पहले तक ले जाता है, जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। 2008 में स्टेगर और उनकी टीम ने 3 स्टडीज में इसी को टेस्ट किया। जो निकला वो असहज करने वाला है। जिन लोगों में मीनिंग की कमी थी, वो ढूंढने में लगे रहते थे। ये तो अपेक्षित था, लेकिन ढूंढना मीनिंग के मिलने तक ले जाता हुआ नहीं दिखा। और एक दूसरी बात, कई स्टडीज में सर्च फॉर मीनिंग का ज्यादा होना बेहतर मेंटल हेल्थ से नहीं, बल्कि कई बार कमजोर वेल बीइंग से जुड़ा हुआ मिला। यहां नतीजे मिले जुले हैं, इसलिए मैं इसे पत्थर की लकीर नहीं कहूंगा, लेकिन पैटर्न नजरअंदाज करने लायक भी नहीं है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? पर्पस कोई खोई हुई चाबी नहीं है जो कहीं पड़ी है और आपको बस ढूंढ निकालनी है। और अगर आप उसे चाबी की तरह ट्रीट करेंगे, तो हो सकता है आप सिर्फ ज्यादा बेचैन होकर रह जाएं। इस बात को एक जानी पहचानी तस्वीर में रख देता हूं। 24 साल का एक लड़का, नौकरी है, ठीक ठाक सैलरी है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, लेकिन रात को वो जॉब पोर्टल्स स्क्रॉल करता है। नौकरी बदलने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसा रोल तो नहीं जो उसे सही लगे। फिर पैशन वाली वीडियोस, फिर नोट्स ऐप जहां 2 हफ्ते में तीसरी बार वही लाइन लिखी जाती है, मुझे एक्चुअली करना क्या है। बाहर से ये सेल्फ डिस्कवरी दिखता है, रिसर्च के हिसाब से ये कुछ और भी हो सकता है। ये मीनिंग की तलाश का वो लूप है जो अपने आप में मीनिंग पैदा नहीं करता। तो पैदा क्या करता है? यहां एविडेंस थोड़ा ज्यादा साफ बोलता है। और मजे की बात यह है कि यहां एविडेंस किताब के खिलाफ नहीं, किताब के साथ खड़ा है। बस किताब के उस हिस्से के साथ जिसकी सबसे कम चर्चा होती है। रिसर्च में बार बार एक ही चीज निकल कर आती है, दूसरों के लिए किया गया काम मीनिंग के एहसास को बढ़ाता है। और ये सिर्फ क्यूरिलेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स में भी यही देखा गया है। जब लोगों से किसी और के फायदे के लिए कुछ करवाया गया, चाहे वो अपने पैसे किसी और पर खर्च करना हो या किसी को शुक्रिया का खत लिखना हो, तो उनके मीनिंग का एहसास बढ़ा। वॉलंटियरिंग पर हुई लंबी स्टडीज में भी वक्त के साथ मीनिंग बढ़ता हुआ मिला। और जो मैकेनिज्म सामने आता है, वो एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, मैटरिंग। ये एहसास कि मैं किसी के लिए मायने रखता हूं। अब जरा वापस किताब पर चलिए। वॉरेन के 5 पर्पस में से 2 सीधे सीधे सेवा और मिशन है। यानी किताब का सबसे ज्यादा एविडेंस वाला हिस्सा वो नहीं है जहां वो कहते हैं अपना पर्पस खोजो। वो हिस्सा है जहां वो कहते हैं किसी के काम आओ। और वही आदमी टेड के स्टेज पर यही बात कह रहा था कि सिग्निफिकेंस स्टेटस से नहीं आती, सैलरी से नहीं आती, सेवा से आती है। उन्होंने अपनी कमाई का 90% दे दिया और 10% पर जीना शुरू किया। वॉरेन के पर्पस क्राइसिस का इलाज और ज्यादा ढूंढना नहीं था, और ज्यादा देना था। अब वो हिस्सा जहां मुझे किताब से खुलकर असहमत होना पड़ेगा। किताब एक बहुत बड़ा दावा करती है कि ईश्वर के बिना जिंदगी का कोई पर्पस नहीं, और पर्पस के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं। डेटा इस दावे को पूरा सपोर्ट नहीं करता, और यहां 2 अलग अलग बातें हैं जो दोनों सच हैं। पहली बात, आस्था सच में मीनिंग का एक बहुत मजबूत जरिया है। 2025 में छपी प्री रजिस्टर्ड स्टडीज में, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन के हजारों लोग शामिल थे, धार्मिक आस्था रखने वालों ने सबसे ज्यादा मीनिंग रिपोर्ट किया। उनके बाद वो लोग जो खुद को स्पिरिचुअल मानते हैं पर धार्मिक नहीं, और सबसे कम नॉन बिलीवर्स ने। यानी वॉरेन बिल्कुल हवा में बात नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी बात इसे संतुलित कर देती है। 2018 में अमेरिका के जनरल सोशल सर्वे के डेटा पर हुए एक एनालिसिस में देखा गया कि नास्तिक और बिना किसी धर्म वाले लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा निहिलिस्टिक या ज्यादा भाग्यवादी नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मीनिंग का स्रोत बाहर नहीं, अपने अंदर और अपने कामों में बताते थे। तो सही निष्कर्ष ये है, धर्म मीनिंग का एक बेहद असरदार, लगभग तैयारशुदा ढांचा है, लेकिन इकलौता ढांचा नहीं है। किताब जितने एब्सोल्यूट तरीके से ये बात कहती है, एविडेंस
उतने एब्सोल्यूट तरीके से नहीं कहता। और एक दूसरी दिक्कत जो हर तरह के रीडर पर लागू होती है, 40 दिन। किताब एक डेडलाइन देती है और रिसर्च कहती है कि पर्पस डेडलाइन पर नहीं आता। जो इंसान 40 दिन पूरे करके भी खाली महसूस करता है, वो अक्सर एक खतरनाक नतीजा निकाल लेता है कि कमी किताब में नहीं, मुझ में है। ये रिस्क किसी भी 40 दिन में जिंदगी बदलो वाली किताब में मौजूद रहता है। और अब लिसन आईक्यू की तरफ से वो बात जो इस पूरी रिसर्च के बाद मुझे सबसे मजबूत लगी। ये किताब का दावा नहीं है, ये हमारा निष्कर्ष है। इस किताब ने करोड़ों लोगों पर जो असर डाला, उसकी सबसे बड़ी वजह शायद उसका तर्क नहीं था, उसका फॉर्मेट था। सोचिए एक साथ क्या क्या चल रहा था। 40 दिन का एक तय ढांचा, रोज एक छोटा हिस्सा, इतना छोटा कि छोड़ना मुश्किल। और ज्यादातर लोगों ने इसे अकेले नहीं पढ़ा, चर्च के छोटे ग्रुप्स में पढ़ा, यानी हर हफ्ते जवाबदेही और अपनापन, और अंत में सेवा, किसी के काम आना। रोज की छोटी कार्रवाई, समूह, जवाबदेही, योगदान। रिसर्च जिन जिन चीजों को पर्पस बनने से जोड़ती है, वो लगभग सारी की सारी इस किताब के डिलीवरी मैकेनिज्म में मौजूद थी। यानी किताब ने सिखाया, पर्पस ढूंढो, लेकिन असली काम शायद उसने किया जो किताब ने सिखाया नहीं, करवाया। रोज, साथ में, किसी और के लिए। और ये अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये मैकेनिज्म किसी एक धर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। आप इसे उठा सकते हैं। अब भारत वाला सवाल, जो इस किताब के अमेरिकी ढांचे में लगभग गायब है। यहां पर्पस की सबसे बड़ी दुश्मन कंफ्यूजन नहीं है, मजबूरी है। एक लड़का जो घर की जिम्मेदारी की वजह से वही नौकरी कर रहा है जो सबसे पहले मिल गई थी। एक लड़की जिसकी पढ़ाई की फीस किसी और ने भरी थी और अब उम्मीदें भी उसी की हैं। ईएमआई, माँ बाप की दवाइयां, छोटे भाई की फीस। ऐसे इंसान से अपना असली पर्पस खोजो कहना लगभग बेरहमी है। उसके पास खोजने की छूट ही नहीं है। लेकिन कंट्रीब्यूशन वाला रूल यहां भी काम कर जाता है। आप शायद ये ना चुन पाएं कि आप कौन सा काम करते हैं, लेकिन आप लगभग हमेशा ये देख सकते हैं कि आपका काम किसके काम आ रहा है। और साइकोलॉजी के हिसाब से मैटरिंग का एहसास इसी दूसरे सवाल से पैदा होता है, पहले वाले से नहीं। तो प्रैक्टिकल हिस्सा, अगले 7 दिन, रोज रात 2 मिनट, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। आज मेरा काम किसके काम आया और उस इंसान का नाम क्या है। नाम लिखना जरूरी है, टीम नहीं, कस्टमर्स नहीं, घर वाले नहीं, नाम। अगर किसी दिन कोई नाम नहीं मिलता तो उसे फेलियर मत मानिए, वो भी जानकारी है। वो दिन आपको बता रहा है कि आपका पूरा दिन कहीं भी किसी तक नहीं पहुंचा। 7वें दिन लिस्ट पढ़िए और सिर्फ 2 चीजें गिनिए, कितने अलग अलग नाम आए और कितने दिन खाली रहे। ये कोई चमत्कार नहीं करेगा, ये आपको आपका जीवन का मकसद नहीं बता देगा, लेकिन ये एक काम जरूर करेगा, ये सवाल बदल देगा। मेरा पर्पस क्या है से मेरा असर किस तक पहुंचा तक। और रिसर्च के हिसाब से दूसरा सवाल पहले वाले से कहीं ज्यादा काम का है। तो लिसन आईक्यू का फैसला, ये किताब किसके लिए है। अगर आप पहले से क्रिश्चियन आस्था में हैं या आप किसी भी आस्था के साथ एक स्ट्रक्चर्ड 40 दिन का रिफ्लेक्शन चाहते हैं, तो इस किताब में आपके लिए बहुत कुछ है। भाषा सरल है, ढांचा मजबूत है। किसके लिए नहीं। अगर आप एविडेंस फर्स्ट रीडर हैं या आप एक ऐसा पर्पस फ्रेमवर्क ढूंढ रहे हैं जो हर आस्था वाले के लिए न्यूट्रल हो, तो ये किताब आपको बार बार ऐसी जगह ले जाएगी जहां आपको पहले सहमत होना पड़ेगा, वरना आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ता ही नहीं। सबसे मजबूत आइडिया सिग्निफिकेंस स्टेटस से नहीं, योगदान से आती है। सबसे कमजोर हिस्सा, ये एब्सोल्यूट दावा कि इसके अलावा किसी और रास्ते से मीनिंग मुमकिन ही नहीं। एविडेंस की मजबूती 10 में 5, प्रैक्टिकल उपयोगिता 10 में 7, मौलिकता 10 में 6, भारत के लिए रेलेवेंस 10 में 6, कुल लिसन आईक्यू रेटिंग 10 में 6.5। ये 10 में 10 नहीं है,
लेकिन ये फेंक देने वाली किताब भी नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसका असर उसके तर्क से ज्यादा उसकी आदत बनाने की ताकत में था। और चलते चलते वापस उसी स्टेज पर, एक आदमी जिसने दुनिया को पर्पस पर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब दी और जो उसके बाद खुद खाली महसूस करने लगा। उसे उसका जवाब और ज्यादा सोचने से नहीं मिला। जवाब तब मिला जब उसने अपना ध्यान अपने ऊपर से हटाकर किसी और पर रख दिया। शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। और मजे की बात यह है कि ये सीख किताब के पहले ही पन्ने पर लिखी हुई है, बस थोड़े अलग शब्दों में। ये आपके बारे में नहीं है। अगर ये रिव्यू आपके काम आया तो कमेंट में सिर्फ एक चीज बता दीजिए। पिछले 7 दिनों में आपका काम जिस पहले इंसान के काम आया वो कौन था? नाम नहीं बताना चाहते तो सिर्फ रिश्ता बता दीजिए। मैं वो कमेंट्स पढ़ूंगा।